हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन। आज की जो टॉपिक है वह कक्षा 9 के विद्यार्थी ध्यान दे लें। हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे हिमालय का जो क्षेत्रीय विभाजन है वह कितने भागों में किया गया है और कौन कौन सा विभाजन है। इसके बाद हिमालय का भौगोलिक महत्व, हिमालय पर्वत का भौगोलिक महत्व जानेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानें हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन क्या है, यह कितने भागों में बांटा गया है। तो क्षेत्रीय विभाजन से तात्पर्य उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत को पश्चिम से पूर्व के क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है और कुछ नदी घाटियों और सीमाओं के आधार पर किया गया है जो निम्न है। पहला जो है सतलुज एवं सिंध नदी के बीच स्थित हिमालय, जिसको बोलेंगे पंजाब का हिमालय, यह पहला विभाजन है। इसके साथ साथ जो दूसरा विभाजन है सतलुज नदी एवं काली नदियों के बीच की स्थिति, उसको कुमाऊं हिमालय बोलेंगे। यह दो हिमालय यानी इनको दो भागों में विभाजित किया गया, पहला और दूसरा। पहले में जो है वह सतलुज एवं सिंध नदी के बीच स्थित हिमालय और दूसरा जो हिमालय है सतलुज एवं काली नदियों के बीच स्थित हिमालय कुमाऊं हिमालय। तो यह दो भागों में बांटा गया और ये दो क्षेत्रीय विभाजन है, पंजाब कुमाऊं एवं असम हिमालय। तो जो सतलुज एवं सिंध नदी के बीच की स्थित को पंजाब हिमालय कहेंगे और सतलुज एवं काली नदियों के बीच के हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहेंगे। तो ये दो क्षेत्रों में बांटा गया। इसके साथ साथ अब यह जानेंगे कि जो भौगोलिक स्थिति है हिमालय की, हिमालय पर्वत का भौगोलिक महत्व, किन कौन कौन सी स्थिति है जिसके कारण हिमालय का महत्व बहुत ही ज्यादा है और आर्थिक दृष्टि से भी हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिमालय का जो क्षेत्रीय विभाजन है इसमें और इसके बाद जो है अब हिमालय पर्वत के भौगोलिक महत्व, भौगोलिक महत्व से अभिप्राय कि कौन कौन से हमको जो है लाभ प्राप्त होते हैं। तो पहला जो है इसमें सदा नीरा एवं उद्गम स्थल, हिमालय पर्वत का जो इससे जो महत्वपूर्ण स्रोत है भौगोलिक महत्व उसमें है सदा नीरा नदियों का उद्गम स्थल, यानी इसमें से कुछ ऐसी नदियां हैं जो हमेशा निकलती हैं और वह हमेशा उसमें पानी भरा होता है, जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु नदी। ये नदियां हमेशा जो है वर्ष भर इनमें जल भरा रहता है और इसके साथ साथ जो है इन नदियों का जो है पानी हमेशा सदैव जल भरे रहने के कारण ये नदियां कभी सूखती नहीं है और इनमें ज्यादा बर्फ पिघलने के कारण जो है हिमालय का पानी, हिमालय के पर्वत से जो भी जो है नदियां निकली है उनमें हमेशा 12 मासी रहती हैं, जल भरा रहता है। सदा नीरा उद्गम का स्थल, यानी सदा नीरा यानी हमेशा पानी वाले स्थल यह है। तो इनमें से कुछ नदियों के नाम जैसे गंगा, इसके बाद सिंधु नदी, तीसरी नदी ब्रह्मपुत्र, तो ये जो नदियां हैं हिमालय पर्वत से निकली हुई हैं और इनमें हमेशा जो है वर्ष भर जल भरा रहता है और ये कभी सूखती नहीं है। तो इनको याद रखेंगे, गंगा, सिंध और ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियां हैं हमेशा वर्ष भर पानी से भरी रहती हैं। इसके साथ साथ दूसरा भौगोलिक महत्व, वर्षा के लिए सहायक। वर्षा के लिए कैसे सहायक है? हिमालय पर्वत जो भी हवाएं मानसूनी हवाएं चलती हैं बंगाल की खाड़ी से, वह हिमालय पर्वत से टकरा करके वर्षा कराने में सहायक होती हैं। बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं चलती हैं वह असम के आसपास जो हिमालय लगा हुआ है उन क्षेत्रों से टकरा करके भारी वर्षा कराने में सहायक होती हैं और इसके साथ साथ शीत एवं ठंडी हवाओं से भारत की रक्षा। उत्तरी जो रूस है, साइबेरियन और चीन, उधर से ठंडी के मौसम में जो बर्फीली हवाएं आती हैं चलती हैं उनसे
भारत की रक्षा होती है। और शीत ऋतु एवं ठंडी हवाएं इतना तेज जाड़े के ही मौसम में चलती है कि उससे अगर इतनी तेजी से चले तो उसके भारत के जो उत्तरी राज्य हैं जैसे कश्मीर हो गया, इसके बाद पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में इतनी बर्फ जम जाएगी कि ये जो है यहाँ का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो हिमालय शीत एवं ठंडी हवाओं से भी भारत की रक्षा करता है। अगर यह न रहता तो ठंडी हवाएं इतना तेज वेग से आती, बर्फ आते कि कश्मीर, पंजाब और हरियाणा ये पूरी तरह से जो है वो ढक लेता, या तो तूफान के कारण वहां पे इतनी बर्फ जम जाती कि वहां का जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता। इसके बाद जैव विविधता का भंडार। हिमालय पर्वत में अनेक प्रकार की जैव विविधता का भंडार है और इसमें जो है बहुत से खनिज संसाधन भी हैं। जैव विविधता से अभिप्राय है जैसे प्रचुर मात्रा में बहुमूल्य संपदा का होना, जैसे मैग्नीज हो गया, अभ्रक, इसके साथ साथ लोहा, कोयला, ये सब चीजें जो है जैव विविधता के अंतर्गत आएंगी। और हिमालय पर्वत औषधि की दृष्टि से भी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जैव विविधता में याद रखेंगे कुछ चीजें हैं, जैसे वनों का बहुमूल्य ज्यादा पाया जाना, इसके साथ साथ जो है औषधियों का पाया जाना, और जैव विविधता में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पर्यावरण की विविधता को बनाए रखना। पर्यावरण की विविधता को बनाए रखना। इसके बाद जो भौगोलिक महत्व है पांचवा, जल विद्युत उत्पादन, यानी हिमालय पर्वत हिमालय से जल विद्युत उत्पादन में भी सहायक है। और सहायक होने का रीजन जो भी नदियां निकली हैं, सतलुज हो गया, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों पर जो है बांध बना करके और जल विद्युत के उत्पादन के लिए सहायक है। जैसे इसमें कुछ नदियों के नाम आ जाएंगे, जैसे सिंधु हो गया, इसके बाद रिहंद परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, पांचवा जो लाभ है जल विद्युत उत्पादन, यानी कि जो भी हिमालय से नदियां निकली हैं उन पे बांध बना करके जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। उनमें कुछ जैसे सिंधु नदी पे रिहंद परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, ये सब परियोजनाएं हैं, इनसे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इसके बाद उपयोगी वन, हिमालय की दृष्टि से हिमालय पे जो भी उपयोगी बहुत सारे ऐसे वन हैं जो उपयोगी हैं। इनमें जैसे कुछ वन सदाबहार वन, पर्णपाती वन, और भी वन है, शंकुधारी वन हो गए। तो वन की दृष्टि से भी जो है हिमालय इंपॉर्टेंट है। औषधियों की भी दृष्टि से वन वर्षा कराने में सहायक है। अगर वन नहीं रहते तो पर्यावरण असंतुलन बना रहता। तो वन उपयोगी है, बहुमूल्य लकड़ियां भी प्राप्त होती हैं, जैसे सागौन हो गया, सागौन, इसके बाद चीड़, देवदार, ये वन उपयोगी लकड़ियां हैं। महोगनी हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट लकड़ियां हैं जो हिमालय के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसके बाद अगला जो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन से अभिप्राय इस पर्वत पर कोयला, पेट्रोल, अन्य खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ से अभिप्राय पेट्रोल, कोयला,
पेट्रोल, कोयला, इसके साथ साथ अन्य खनिज भी पाए जाते हैं। अन्य खनिज भी आ जाएगा इसमें। अब ब्रक भी हो गया। अब ब्रक, तो ये भौगोलिक दृष्टि से खनिज संसाधन है। सघन उद्गम स्थल, वर्षा के लिए सहायक, शीत एवं ठंडी हवाओं से भारत की रक्षा, जैव विविधता का भंडार, जल विद्युत उत्पादन, उपयोगी वन, खनिज संसाधन। इसके बाद भौगोलिक एवं ढाल के आधार पर विशेषताएं। भौगोलिक एवं ढाल के आधार पर विशेषताएं, इसमें ढाल के आधार पर कुछ मैदानों का इसमें विवरण दिया गया है जो निम्नलिखित है। भावर का मैदान, तराई प्रदेश, बांगर का मैदान और खादर। ये 4 चीजें हैं ढाल के आधार पर। तो जानेंगे सबसे पहले भावर का मैदान किसे कहेंगे। भावर का मैदान, तराई प्रदेश और बांगर का मैदान और खादर। यानी भावर का प्रदेश वह प्रदेश जहां पे सबसे ज्यादा जो है कंकड़ पत्थर और बालू जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। और इन भावर का मैदान जो है यह पहाड़ के सबसे पहले वाले जहां से वह उद्गम स्थल होगा वहां से इसकी स्थिति होगी। और इसमें कुछ नदियां निकलती हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो जाती हैं और पहाड़ से निकल करके धीरे धीरे पहाड़ के नीचे आते आते और ये विलुप्त हो जाती हैं। इनमें नदियां दिखाई नहीं देती हैं, अंदर ही अंदर जो है पानी में बहता रहता है। तो ये है भावर का मैदान। यानी ये गिरिपाद जिसको बोलते हैं गिरिपाद। यह क्या है कि पर्वत का उद्गम स्थल, जहां से पर्वत शुरू होते हैं वहीं से यह शुरू होता है मैदान। और इनमें ज्यादा कंकड़ पत्थर बालू इत्यादि पाए जाते हैं। और इनमें निकलने वाली नदियां जो है अक्सर जा करके समा जाती हैं, उनमें मिल जाती हैं और दिखाई नहीं देती हैं। इसके साथ साथ जो तराई का प्रदेश है वह उत्तर भारत के दक्षिण में स्थित है। तराई प्रदेश, इसमें खास करके वह क्षेत्र आएगा जैसे दुधवा नेशनल पार्क। और इसके साथ साथ जो है और भी दुधवा राष्ट्रीय पार्क इस तराई प्रदेश का उदाहरण है। इसमें ध्यान देंगे दुधवा राष्ट्रीय पार्क। ये तराई के प्रदेश में आएगा दुधवा राष्ट्रीय पार्क। और तराई के प्रदेश में यह खेती के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें खेती भी होती है और कुछ ज्यादा दलदली क्षेत्र भी आते हैं, याद रखेंगे। इसके बाद बांगर का मैदान, यह जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान है। जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान। और यह मैदान सबसे ज्यादा जो है यह भारत के उत्तर और धीरे धीरे मध्य भागों में ज्यादा पाया जाता है। यह सबसे उपयुक्त मिट्टी खेती के लिए है। बांगर का मैदान जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। ऊंची भूमि में फैले पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित भाग को बांगर का मैदान कहते हैं। इसके साथ साथ खादर की जो भूमि है यह नदी के पास जलोढ़ यानी जमा होने के नदी से जो भी मिट्टी निकलती है नदी के जलोढ़ खादर मिट्टी द्वारा निर्माण। नदी के जलोढ़ खादर द्वारा निर्माण इसका होता है। और यह मिट्टी अक्सर जो है नदियों के किनारे ही पाई जाती है। जैसे ब्रह्मपुत्र का डेल्टा हो गया, इसमें आ जाएगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा।
ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, इसमें ज्यादातर जो है खादर मिट्टी से यह इस डेल्टा का निर्माण हुआ है। और उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो वहां पे खादर मिट्टी पाई जाती है। और बांगर और खादर में खादर मिट्टी बांगर मिट्टी की अपेक्षा जो है कुछ कम उपजाऊ होती है। बांगर मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए यह ज्यादा उपजाऊ होती है। और इसका निर्माण जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। यह भी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। और खादर मिट्टी, यह नदी के जलोढ़ मिट्टी खादर द्वारा निर्माण हुआ है और यह ब्रह्मपुत्र और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसके साथ साथ जो है और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, ब्रह्मपुत्र डेल्टा का क्षेत्र और इसके साथ साथ तराई का क्षेत्र, तो ये हो गया भाबर का मैदान, तराई प्रदेश, बांगर का मैदान और खादर। ये 4 भागों में बांटा गया है ढाल के आधार पर। इसी के साथ जो है यह टॉपिक समाप्त। अगले टॉपिक में मिलेंगे।